तो एक सऊदी अरब में, एक कतर में, या किसी अब्रॉड कंट्री बैठा हुआ इंसान, ये मालूम कैसे पता चलता है कि इस घर में, इस गांव में नल की जरूरत है? ये प्रोजेक्ट पे काम कौन कर रहा है? वो मदरसा वाला थोड़ी कर रहा है, वो मदरसे के नाम पे ठगने वाला कर रहा है। मदरसा वाला कभी नहीं करता है, वो इस्लाम का धर्म गुरु ही नहीं है, वो इस्लाम के दायरे से ही बाहर है। और इनकी मोनोपोली जो धर्म गुरुओं की चल रही है धर्म के नाम पे, यही तो हम मिटाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर मुसलमान जब उसका कोई अपना मरे, हमारे यहाँ एक जनाजा की नमाज होती है, उस पर कोई एक भाड़े का मौलाना ना पढ़ाए, वो खुद जाकर के पढ़ाए। नमस्कार, मैं ब्रिजराज कुशवाहा। आज शिक्षा पे बात करेंगे। शिक्षा में भी उच्च शिक्षा जो नेपाली परिवेश में है, आज आवश्यकता है नेपाल में एक मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलने का। ये मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलने का आवश्यकता कहाँ से दिखा, इसकी पहचान कैसे की गई और ये कैसे खोलने का प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस पे आज पूरी विस्तार से बात करेंगे। एक ये नया विषय जो शैक्षिक जगत में एक थप नया आयाम पैदा करेगा, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। मुस्लिम विश्वविद्यालय खुलवाने के मिशन में लगे हुए समय से भी अबू सुफियान खान जी। सुफियान खान जी, आपका स्वागत है आज के इस विशेष बहस में। मैं अबू सुफियान खान कपिलवस्तु से ही हूँ और छोटा मोटा बिजनेस अभी स्टार्ट किया है नेपाल में और गल्फ में, अक्रॉस द कंट्री। सर्वप्रथम ये बताएं कि ये मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलने का आवश्यकता की पहचान किस तरह से किया गया? इन सब की ज्वाइंट स्ट्रगल है। जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपने सही सुना है कि खोलना चाह रहे हैं, उसके पीछे हमारे 2-3 या आप ये समझ लीजिए कि हालात और परिस्थिति अनुसार हम लोगों ने जो सोचा और जो जरूरत महसूस की, उसके हिसाब से हम खोलना चाह रहे हैं। यह मुस्लिम विश्वविद्यालय देश में कहीं भी खोला जा सकता था, लेकिन कपिलवस्तु जिला में खोलने का इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे कपिलवस्तु में इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि कपिलवस्तु एंड लुम्बिनी इज द मेन सिग्नेचर ऑफ आवर नेपाल, एज वेल नोन अक्रॉस द कंट्री फॉर व्हाट वी आर फाइटिंग आल्सो इन द वर्ल्ड। कि गौतम बुद्धा जी का जन्म स्थान भी है। और दूसरी चीज ये है कि कपिलवस्तु जो हमारा तराई इलाका है उसके सेंटर में आता है, जितना ईस्ट है उतना ही वेस्ट है, और लॉजिस्टिकली और इस क्लोज टू इंडिया, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी भी बहुत ज्यादा है और नॉन मुस्लिम मेजोरिटी भी, यानी एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान, नेपाल और नेपाल का मिडिल है फ्रॉम द तराई एरिया, और हिंदुस्तान से बहुत सटा हुआ है, और जो हमारा बहुत ही क्लोज दोस्त और फ्रेंड मुल्क है हमारा, जिसके साथ हमारी रोटी और चेली और बेली का जो हमारे यहाँ एक परसेप्शन बिल्डअप है ऑलरेडी ऑन बेसिस ऑफ द रियलिस्टिक रीजन कि हिंदुस्तान से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उस वजह से भी कपिलवस्तु ही हमने चुना है विश्वविद्यालय के लिए और मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलना चाहिए। खान जी, ये बताइए कि मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए +2 पास विद्यार्थी चाहिए, और आप लोगों के पास तो नेपाल भर में +2 मदरसा की संख्या ही बहुत न्यून है, 0 के बराबर है। तो आपका प्रोडक्शन ही नहीं है, +2 प्रोडक्शन ही विद्यार्थी नहीं है, तो मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए विद्यार्थी आप कहाँ से ले आएंगे? कैसे कल्पना कर सकते हैं कि मुस्लिम विश्वविद्यालय संचालन में रहेगा और बढ़िया से संचालन होगा? देखिए, ऐसा है कि आपको यूनिवर्सिटी की जरूरत ही न्यूनतम की वजह से आई कि न्यून है, ना होने के बराबर है। उत्पाद यानी पीपल्स तो हैं, लोग हैं, मेजॉरिटी यानी लोग हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनका वजूद नहीं है। तो ये सबसे बेसिक जरूरत थी कि न्यूनतम है, इसीलिए यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़ी, नंबर 1। नंबर 2, मुसलमान एजुकेशन, एजुकेटेड मुस्लिम, उसको मदरसे की जरूरत क्यों है? उसको मदरसे की क्यों जरूरत? वो यूनिवर्सिटी में पढ़ करके क्यों नहीं पढ़ सकता? उसको मदरसे से ही हमें उत्पाद क्यों करना है? क्यों ना हो कि एक हमारा बच्चा जिसके धर्म के आगे इस्लाम लगा है, या हमारा एक बच्चा जिसके धर्म के आगे हिंदू लगा हो, या हमारा एक बच्चा जिसके धर्म के आगे क्रिश्चियनिटी या बुद्धिज्म या व्हाटएवर लगा हो,
उसको अपने धार्मिक स्कूल से पढ़ने के बाद ही उसको एजुकेशन क्यों आएगी, क्यों? ये चीज मैं नहीं चाहता हूँ। यही चीज तो हमें आज तक बर्बाद की हुई है, तरक्की नहीं करने दे रही है। जी, आपका कहने का मतलब कि जो केवल मदरसा से पढ़ के आएंगे वही भरी इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी नहीं होंगे ना, अन्य जगह से आए हुए विद्यार्थी भी मदरसा सारे के। ये तो समावेशी कौन कौन भाषाएं पढ़ाई जाएंगी इस यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी का जो कि एक स्टैंडर्ड होता है, हमारी गवर्नमेंट का जो इंटरनेशनल जो ग्लोब का एक स्टैंडर्ड है जी एजुकेशन का, जी एक साथ तो हम पूरा नहीं लेके जाएंगे क्योंकि वी आर इन इनिशियल फेज। जी तो हम लेकिन हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल है, वो हमारा टारगेट हर लैंग्वेज, हर जातीय, हर धर्म, हर लोगों की जरूरत है। जी जी, ठीक है। तो जैसे अभी नेपाल में चुनौती है, नेपाल में आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी की खोलने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक का इतिहास देखा जाए, अभी तक का जो अवस्था है नेपाल में, और भी यूनिवर्सिटी जो संचालन में है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, टेक्निकल है, बुद्धिज्म है, तो उनमें विद्यार्थी की अभाव है, और वो विद्यार्थी अभाव के नाते वो यूनिवर्सिटी चल नहीं पा रहे हैं, और बहुत ज्यादा फैकल्टीज आज बंद की अवस्था में पड़े हुए हैं। उसमें पढ़ाने वाले लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, फैकल्टी है, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं। ये चुनौती और विद्यालय झेल रहे हैं। इस अवस्था में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो कल्पना की जा रही है, क्या इसमें विद्यार्थी पर्याप्त होंगे? जी, मैं बताता हूँ। इसको मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैं 2-3 पार्ट में देना चाहता हूँ। जी, छोटे में क्या? नंबर 1 बात कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बाकी जो यूनिवर्सिटीज में हमारे यूनिवर्सिटीज में फर्क क्या है। सबसे पहली बात, वो सारी मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कह सकता, तो ये एलिगेशन हो जाएगा, लेकिन जो मैंने स्मेल किया है तो कहीं फिनेंशियल पर्सपेक्टिव भारी है, कहीं पे पॉलिटिकल इश्यूज ज्यादा है। यहाँ पे जो है ये नॉन पॉलिटिकल, नॉन फाइनेंशियल मैटर है, जिस तरह का नॉन प्रॉफिटेबल मैटर। हम अपना सब कुछ लगा देंगे इसके लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमें इस चीज की जरूरत है कि ये नॉन पॉलिटिकल, ये नॉन इन्फ्लुएंशियल हो, कि यानी बाहर के लोग अगर किसी का इन्फ्लुएंस वहां ना हो, किसी की पॉलिटिकल या किसी के फाइनेंशियल इशू वहां सॉल्यूशन ना हो। और 1.5 अरब की आबादी हमारे बगल में मेरा हिंदुस्तान भाई है, 1.5 अरब की आबादी हमारे पीछे हमारा चाइना है, हमारा एक पड़ोसी है। 3 अरब के बीच में अगर एक एजुकेशन और एक साजगार माहौल तैयार किया जाए लोगों के लिए, तो 3 अरब के बीच में आपको एक यूनिवर्सिटी चलाने के लिए 5,000 स्टूडेंट से 10,000 स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है। 3 अरब के बीच में अगर हम ना निकाल पाए इस तरह के, और दोनों के बीच में रह के सबके साथ बेहतरीन रिलेशन होने के बावजूद, दोनों मुल्क हमारे साथ अच्छा है, दोनों हमारे यानी एक हिसाब से हमारे साथ हर लिहाज से काम आते हैं, हर आपदा में, हर परेशानी में दोनों मुल्क हमारे साथ चलते हैं। इन दोनों हमारा फ्रेंडली रिलेशन है, हिंदुस्तान के साथ हमारा ओपन बॉर्डर है, इतना हमारी रिश्तेदारियां हैं। मैं खुद यानी कक्षा 1 से लेकर के मैंने ग्रेजुएशन मास्टर तक की तालीम मैंने इंडिया से ली, मैं अपने बच्चों को इंडिया में पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज जो है यानी ये हमारे लिए फिर सोच, और ये सर दुखाने की बात उन यूनिवर्सिटीज के संचालकों को है कि जो स्टूडेंट नहीं पा रहे हैं 3 अरब की आबादी में, वेयर द half of the population of the world living here in that region, and we are failed to get to fill a university for the education। तो ये हमारे सोचने की बात है। This is not a point to depress us to go ahead in our project। जी, कहने का मतलब अगर क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन किया जाए तो विद्यार्थी पर्याप्त हैं, मिलेंगे। तो क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये जो है प्रतिबद्धता होगी कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं इंडिया और चाइना के साथ साथ? जी हाँ, ये हम इनवाइट करेंगे, हम हिंदुस्तान से, चाइना से और दूसरे मुल्कों से जो वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको हम इनवाइट करेंगे, उनसे सलाह लेंगे, और जाहिर सी बात हमें उनके सपोर्ट की जरूरत है। बिना उनके सपोर्ट के, बिना इंडिया के सपोर्ट के, बिना नेपाल के सपोर्ट के, बिना चाइना के सपोर्ट के, और खास करके बिना हमारी मेजोरिटी, हमारा जो भाई है मेजोरिटी, जो हमारा एक हिसाब से गार्जियन है इस मुल्क के अंदर, तो हम उसकी आंखों का सितारा बन के रहना चाहते हैं, हम उसकी परेशानी नहीं बनना चाहते। मतलब आप हिंदू को हमें उनका संरक्षण चाहिए। जी, आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं सरकार से सैद्धांतिक अनुमति लेने के लिए विश्वविद्यालय संचालन के, मान लेते हैं सरकार संचालन के लिए अनुमति दे भी देती है, तो इसमें इतनी ज्यादा खर्चे होते हैं। एक तो आपको भौतिक निर्माण, सारी संरचनाएं तैयार होती हैं, करने पड़ते हैं, उसके बाद से आप जो है फर्नीचर वगैरह आप तैयार करना होगा, उसके बाद आपको जो है मासिक रूप में तमाम खर्चे हैं जो नियमित रूप में आपको खर्चा करना पड़ेगा। इसके लिए आपने व्यवस्थापन के विषय में क्या सोच रखा है?
कैसे होगी आपकी आमदनी और खर्च की व्यवस्थापन? व्यवस्थापन देखें ऐसा है कि अ, हमने हिस्ट्री पढ़ी हुई है जी। दुनिया की। कोई भी बड़ा काम जितना भी हुआ, इवन वॉट एवर, इवन द मूवमेंट, इनकलाब, ये वो, दुनिया में जो भी सारी चीजें हो रही है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मिनिमम मेजोरिटी। मिनिमम मेजोरिटी हमारे नजदीक है कि जैसे हमारे लिए हमें जरूरत पड़ी यूनिवर्सिटी की। हमारे वार्ड अध्यक्ष जहाँ अभी एक हफ्ता पहले हमारी वहाँ मीटिंग थी, वहाँ पे आपके विजयनगर गाँव पालिका, हमारे गाँव पालिका, हमारे थापा जी ने आकर के हमें 10 बीघा जमीन देने की बात करी। तो जब आप एक सही क्वालिटी की चीज और जब लोगों के सामने रखेंगे तो आपकी जरूरत 3 करोड़ हमारी जनता है, 3 करोड़ हमारी आबादी है, 1.5 अरब हमारे बगल में चाइना, तो एडवांटेज है ना हमारे लिए। हम 1.5 अरब से कहेंगे कि हमारी मदद करो, हम 1.5 अरब उत्तर वाले से कहेंगे कि हमारी मदद करो, 1.5 अरब दक्षिण वाले से कहेंगे, और हमारे लोग हैं वो क्यों नहीं हमारी मदद करेंगे, वो हमें मदद करेंगे इस चीज में। हाँ, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा तो यकीन है कि हमारे हमारे नेपाल के जो हमारा हिंदू भाई है आकर के अगर हमें 10 बीघा देता है तो दूसरे लोग भी हमें देंगे, और देंगे ही। हमारे हमें यकीन है, हमारा ये हमारा ईमान, हमारे मेजोरिटी पे, हमारे भाइयों पे हमें ईमान है इस बात का कि वो हमें देंगे। जी। आर्थिक रूप में एक आरोप बहुत पहले से भी लगते आ रहा है जी, जगह जगह सुनने को मिलता है कि अभी की अवस्था में भी जितने मदरसे नेपाल में चलाए जा रहे हैं, उस मदरसा में कहीं न कहीं मुस्लिम कंट्री से अथवा अदर कंट्री से फंडिंग किया जाता है, जिसका लेखा जोखा नहीं मिलता है नेपाल में, अडलीग में नहीं रखते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि जो है ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो कल्पना की जा रही है, इसमें भी उसी तरह से फंडिंग होगी? एब्सोल्युटली ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। हम पहली बात तो इसमें हमारा जो बोर्ड मैनेजमेंट होगा ट्रांसपेरेंट है, और इस पे फुल्ली ट्रांसपेरेंटली काम करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो आरोप लग रहे हैं इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। ये जो आरोप लग रहे हैं इस पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं मेरी कंट्री में भी। जैसे मैंने देखा है हमारे यहाँ कि एक आदमी आता है और जाकर के यानी विदेशों में ठग लेते हैं लोगों को, और वहां से पैसा ला करके लाते हैं। तो ये किस तरीके से लाते हैं? इतनी सारी जो बिल्डिंग्स बन रही है, या इतने सारे जो मस्जिद या मदरसे या जो नल, ये क्या दुनिया भर की जो बोर्ड लगा रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करता। हमारी गवर्नमेंट को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, उनको अकाउंटेबिलिटी उनसे करनी चाहिए इस बात की, क्योंकि सऊदी अरब है, दुबई है, कतार है, वो उनके पास एक प्रॉपर चैनल है फंडिंग करने का लीगल वे में। तो उस प्रॉपर वे से ये लोग तो नहीं जाते हैं। वो ये जो मदरसे के संचालक, मदरसा नहीं जी, मदरसे के संचालक, यस, और मदरसे में पढ़ने या पढ़ाने वाले स्टूडेंट गलत नहीं है, मदरसे के संचालक पे लोगों को निगाह रखना चाहिए। लेकिन वो आसान टारगेट बन जाता है बेचारा मदरसा, और मदरसे के स्टूडेंट्स या मदरसे के मुर्बी जो वाकई में ऑलरेडी सप्रेस्ड है, ऑलरेडी दबाए, उनके नाम पे ठगी हो रही है। उनकी गरीबी या उनकी परेशानी को दिखा करके लोग ठग रहे हैं, पैसे इश्वत में रह रहे हैं। अब जाकर के देखिए कि अब हमारे यहाँ कोई ये पूछने वाला नहीं है, एक मदरसे, एक किसी ने मदरसा बनवाया, उसमें लिखा दिया कि फला फला आदमी के नाम पे ये फंड किया गया, फला आदमी ने किया। बट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने कभी जाकर के सवाल नहीं किया कि ये फंड तो तुम ठीक है, मिस्टर फलाने, मिस्टर सुफियान फ्रॉम सऊदी अरेबिया हैज फंडेड यू 1 मिलियन सऊदी रियाल, then how did you brought this money to my country? इससे इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। ये सवाल होना चाहिए इनसे, इनसे ये सवाल क्वेश्चन होना चाहिए कि जो तुम लेबल लगाए हो कि फला आदमी के फंडिंग से तुमने नल लगवाया है, कि फला आदमी के फंडिंग से मस्जिद या मदरसा तुमने बनवाया है जी, तो ये कैसे बनवाया तुमने? और वो उनको ये जरूरत कैसे महसूस पड़ी कि नेपाल के फला गांव और फला जिले के अंदर मस्जिद की जरूरत है और मदरसे की जरूरत है? ये तो एक बिजनेस बना लिया है लोगों ने। उनको कैसे पहचान? हाँ, उनको ये पहचान कैसे हो रहा है? इस चीज पे गौर किया जाए। अगर इस चीज पे चाहे हमारे वो लोग या वो पड़ोसी जिनको कंसर्न है ये चीजें, इस पे वो लोग नहीं गौर कर रहे हैं। इस पे अगर वो गौर करें तो उनको क्लियर सारी चीजें से कंट्रोल में भी आ जाएंगी। इवन मेरे मुल्क में भी नहीं है, जो होना चाहिए। ये होना चाहिए क्योंकि वो अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से प्रे समझते हैं जी, तो अकाउंटेबिलिटी से तो वो प्रे नहीं है। आप एक बात बताइए, आपके गांव में अगर एक नल की जरूरत है तो एक वार्ड अध्यक्ष या गांव का आदमी, एक कोई प्रॉपर चैनल होगा ना जो गवर्नमेंट निकाय में जाके कहता है कि आपको ये नल की जरूरत है, यहाँ तो आती है, फंड आता है वहां पे। तो एक सऊदी अरब में, एक कतर में, या किसी अब्रॉड कंट्री में, सॉरी,
बैठा हुआ इंसान, उसको ये मालूम कैसे पता चलता है कि इस घर में, इस गांव में नल की जरूरत है? ये प्रोजेक्ट पे काम कौन कर रहा है? वो मदरसा वाला थोड़ी कर रहा है जी, वो मदरसे के नाम पे ठगने वाला कर रहा है, मदरसा वाला कभी नहीं करता है। वो स्टूडेंट मैंने देखा है, मैं खुद मदरसे का स्टूडेंट रह चुका हूँ जी, मैं मदरसे में मेरी यानी ये प्राइमरी एजुकेशन है, मैंने मदरसे से लिया है जी। हम मदरसे वाले या बच्चे या वो स्टूडेंट, उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनके नाम पे क्या क्या हो रहा है। तो और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या है कि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, प्रॉब्लम्स भी है बेचारों के सामने, या क्या मजबूरी है कि वो उस तख्ती का इंक्वायरी नहीं करते, उस बोर्ड का इंक्वायरी नहीं करते जी। अभी आप चले जाइए जिला कपिल वस्तु है, अब रूपंदेही में चले जाइए जी, आपको हजारों के तादाद में ऐसे मस्जिद, मदरसे और ऐसे वो मिलेंगे जिनके पीछे लेबल लगे हुए जी, लेकिन उनसे सवाल कोई करने नहीं आ रहा है कि ये पैसा लाए कैसे आप, किस वजह से लेके आए, ये पैसा उनको मालूम नहीं। अच्छा, अब वो पैसा आता है, उसका एक हिस्सा उस मदरसे के नाम पे पैसा आ रहा है, तो उसका एक हिस्सा मदरसे में भी खर्च हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा हिस्सा गलत जगह भी इस्तेमाल हो रहा है, या पता नहीं वो अपने फायदे के लिए क्या कर अपने रहा है। फायदे के लिए। एक बात बताइए, एक इंसान चाहे मौलवी हो या पंडित हो या कोई भी धर्मगुरु कोई भी हो, जो 2 पैसे के लिए अपने धर्म का, अपना जमीर का सौदा कर ले, तो उससे तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जाता। एक अहम सवाल है सुफियान जी कि नेपाल में उर्दू अरबी के स्नातक पढ़ाने वाले शिक्षक हैं ही नहीं, अभाव है। इस अवस्था में हम मान लेते हैं आप पढ़ाने के लिए लेक्चरर, प्रोफेसर आप देश बाहर से लाएंगे, तो ऐसी अवस्था में उर्दू अरबी के लिए नेपाल में सरकार ने अभी तक समकक्षता देने की व्यवस्था ही नहीं बना रखी है, तो पढ़ाएगा कौन मुस्लिम विश्वविद्यालय में? सर देखें, आपके जितने सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, ये वो मेरे उस परसेप्शन को मजबूती दे रहे हैं जो मेरी जरूरत है, कि आपको भी नहीं पता है कि हमारे मुल्क में पढ़े लिखे बहुत लड़के हैं, उर्दू हिंदी अरबी जानते हैं, है ना, लेकिन दरअसल उन्होंने एजुकेशन कहाँ से लिया है? वो पढ़े हैं इंडिया से या बाहर मुल्क से, अब वो पढ़ कर के आए इस मुल्क में, फिर उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बच रही है। अब एक मौलवी अगर पढ़ करके आता है, एक लड़का अगर ये अरबिक लैंग्वेज से या उर्दू लैंग्वेज से या हिंदी लैंग्वेज से या इस्लामिक स्टडीज से, अगर वो एमए है, वो डॉक्टर है, पीएचडी किया हुआ है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो यही लोग तो आगे जा करके बिगाड़ का सबब बन रहे हैं, यही लोग तो मदरसे के नाम पे, इन्हीं में से जो ऑलमोस्ट यहाँ मदरसा चलाने वाले लोग हैं, आपको मिलेंगे। कोई अरबिक से एमए है, इस्लामिक स्टडीज से कोई मास्टर किया हुआ है, कोई ग्रेजुएट है, अब उनके लिए उन्होंने अपनी उम्र एक बिता दी, और उसके बाद जो है एजुकेशन उनके पास है लेकिन वो एजुकेशन नहीं है जिसके तहत वो अपनी कंट्री को डेवलप कर सके, कुछ यहाँ कर सके। तो उनको सबसे आसान तरीका मिलता है कि नेपाल के मुसलमान, नेपाल का गरीब मुसलमान, नेपाल का मजबूर मुसलमान, नेपाल का 3.5 से 4% मुसलमान, यही सारी रीजन बना के जो लोग ठग रहे हैं, यही चीज तो खत्म करना है। और स्टूडेंट्स बहुत है, बहुत लड़के हैं यहाँ से जो नेपाल से, इंडिया से। इंडिया का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे लिए एजुकेशन का जो गेट खोला है, हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटीज का जो गेट है इंडिया के साथ। तो मैं तो क्या नाम है, चाइनीज माओ प्रेसिडेंट जो थे, फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, उनके उस बात का जो उन्होंने कहा कि आपके सामने इंडिया एक बहुत बड़ा आंगन है और पीछे दीवार है, तो मैं तो उसका सपोर्टिव हूँ, बेस्ड ऑन रियलिस्टिक नॉट द आइडियोलॉजिकल वे। तो मैं इस चीज को तो मैं मानता हूँ। और हमारे यहाँ बहुत हैं लड़के पढ़े लिखे, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे सर जो हमें इंडिया से नेपाल से है, पढ़े हुए हैं। मैं कैसे कईयों को जानता हूँ जो प्रोफेसर है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, हमारे ही इलाके के हैं जो प्रोफेसर है। मैं जब उनको मिला तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारे यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे बड़े बड़े फील्ड में काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि मदरसे से पढ़े हुए लड़के जाकर के अच्छे अच्छे, आप जानते हैं, आपको एक बात हैरानगी की मैं बताता हूँ, एक न्यूज है, कोई इंफॉर्मेशन है कि कारगिल की जो वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी जमाने में, वहां पे मोर देन 70 जो सोल्जर्स थे जो मारे गए थे, जो लड़े थे इंडिया के लिए, वो मदरसे के स्टूडेंट थे। देयर बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन वाज ओनली मदरसा, है ना। तो यहाँ है पढ़े लिखे, इंडिया से बहुत सारे लोग आएंगे हमें सपोर्ट करने के लिए आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब से मैं ये प्रोजेक्ट देकर के लोगों से डिस्कस करना शुरू किया हूँ, मुझे मुसलमान कम
और नॉन मुस्लिम मुझे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस बात के लिए, और मेरे से मेरा साथ देना है, क्योंकि जो विजन नहीं जानता है तो उसके सामने खुल के आता है मुस्लिम यूनिवर्सिटी, समथिंग लाइक धार्मिक या कोई मसली, यही चीज खत्म करने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना। हाँ जी, एक और अहम सवाल ये है आप लोगों के सामने कि नेपाल में जो भी विश्वविद्यालय हैं वो अच्छी तरह से चल नहीं पा रहे हैं। उनके पास दो चुनौतियां हैं, एक आर्थिक अभाव की चुनौती है, दूसरे जो है विद्यार्थी अभाव की चुनौती है। ऐसी अवस्था में आप लोग जो विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो कल्पना कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि विद्यार्थी मिले न मिले आप विश्वविद्यालय खोलेंगे चलाएंगे, इसके मकसद क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग मुस्लिम विश्वविद्यालय खोल करके इसमें पढ़ाई के अलावा विदेशियों के इशारे पे कुछ और काम करेंगे आप लोग? सर नंबर एक बात यह है कि आपने 3 क्वेश्चन रेज की, बट पहले मैं आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ कि कहीं यहाँ कोई विदेशी यानी कोई प्लांटेशन या कोई इस तरह का कोई चाल या कोई मामला ना हो। नंबर 1, ये यूनिवर्सिटी नाम से होगी खाली मुस्लिम यूनिवर्सिटी जी, ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं होगी जी, और इसमें गवर्नमेंट को होना पड़ेगा, गवर्नमेंट चाहिए हमारा सरकार नहीं, हमारे साथ तो कौन है। और हम तो ये चीज हम डिमांड इस्टेब्लिश करना नहीं चाहते, हम इस चीज को चाह रहे हैं, दिस इज आवर डिमांड बेसिकली। हम चाहते हैं कि ये चीज बनाई जाए और उसके पीछे हमारा ये मकसद है कि कोई यानी कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं है जो मैं करने जा रहा हूँ, कुछ भी करूंगा क्या होगा। और इसमें सारे धर्म के लोगों को और सारे यानी समावेशी मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है हर धर्म के लोग उनकी रिप्रेजेंटेशन हो और उनको राइट टू they should have a proper right inside the entire the university structure, है ना। यहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए बनाना चाहते हैं ये नहीं है कि जो हम चाहते हैं कि मुसलमानों के बारे में जो परसेप्शन है, जो इस्लामिक एजुकेशन का जो परसेप्शन है वो गलत चला गया है लोगों के दरमियान, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। हम वो चाहते हैं कि जो हम है एक्चुअल में रियलिटी जो हमारी, हम वो नहीं चाहते हैं जो लोगों के दरमियान परसेप्शन बिल्डअप किया गया है। आई डोंट नो उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है या उनकी जाति मजबूरी है, आई डोंट नो। पहली बात। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी फंड आएगा, एक तो पहली बात ये है कि पर्सनल कोई ला नहीं सकता जी, पर्सनल फंड हमें नहीं चाहिए कि कोई आकर के कैश दे करके जाए कि 50 लाख रुपया आप रख लो और यूनिवर्सिटी चलाओ। हमें वही पैसे, इस्लाम भी कहता है, इस्लाम उस चीज को हराम करता है, उस पैसे को, जिस पैसे को हराम तरीके से लाया जाए। और इस्लाम के अंदर हराम और हलाल की तमीज जो होती है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बनाई हुई किताबों के दी हुई किताब के हिसाब से नहीं है, उसके किताब के दिए हुए जो उसने ग्रामर दे दिया, उस ग्रामर के हिसाब से आप स्टेट का लॉ अगर तोड़ते हो, किसी भी स्टेट में, और स्टेट का लॉ आप तोड़ते हो तो आप हराम काम कर रहे हो। तो हराम चीज से, हराम पैसे से हलाल काम नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं इस चीज के विरुद्ध भी हूँ। वो जो फंडिंग लेके आते हैं कैश बाहर के मुल्कों से, नल मस्जिद मदरसा बनवाते, मेरे मुल्क में इसकी जरूरत नहीं है सर। मेरे मुल्क में एजुकेशन की जरूरत है। मेरे गांव में 4 मस्जिद है और एक मस्जिद भी फुल नहीं होती, तो मेरे मुल्क को मस्जिद की जरूरत नहीं है, मेरे मुल्क को मदरसे की जरूरत नहीं है, मेरे मुल्क को नल की जरूरत नहीं है, मेरे मुल्क को पानी वो नल चाहिए, वो पानी पीने वाला चाहिए जो सलीके से पानी पी सके। मुझे मेरे मुल्क में वो मदरसा का स्टूडेंट चाहिए जो सही से इस्लाम को रिप्रेजेंट कर सके। मेरे मुल्क को उस मस्जिद की जरूरत है जहां 2 ही लोग आए नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन सही से नमाज पढ़ने वाले लोग आए। ये नहीं चाहिए हमें कि जो है यानी मस्जिदें खड़ा कर ली और दीवार बना ली और बुनियादें खड़ी कर ली लोगों ने बाहर से फंड ला करके उसके पीछे वो मदरसे के मालिक ने पता नहीं क्या किया, उसको उसके संचालक ने, और निशाने पे आता है बेचारा वो मदरसे का गरीब स्टूडेंट या वो गरीब मौलवी जो कम तनख्वाह में 15,000 में, आप यकीन करेंगे 15,000 10,000 में वो लोग काम करते हैं, क्या काम करेंगे वो गलत। और वो ना अपना भला कर पाएंगे ना मुल्क का भला कर पाएंगे, तो दूसरे के कहने पे वो क्या करेंगे। उनके पास ये हैसियत ही नहीं, उनकी यानी उनकी बिसात इतनी नहीं है कि वो अपने आप को काउंट करवा सके लोगों के दरमियान। तो वो लोग बाहरी सारे इनके फंड उनके फंड, ये सब फालतू की बात है। हाँ कर रहा होगा, इसमें मदरसे के संचालक को देखा है, मदरसे में पढ़ने या पढ़ाने वालों को नहीं। मैं यकीन के साथ कहता हूँ उनका कोई मामला नहीं।
दूसरा जो आपका इक्विवेलेंसी का प्रॉब्लम, जब मैं अपने स्टेट से मांग रहा हूँ और मेरा स्टेट उदार है मेरे लिए, मेरा मुल्क है मेरे लिए उदार, मुझे दे रहा है, तो ये भी इक्विवेलेंसी देगा जब, बट ये मेरे मुल्क को ये इसकी जरूरत समझानी पड़ेगी। आज तक कौन समझाया मेरे मुल्क को? पहले मदरसे में, मुल्क में मदरसा बोर्ड नहीं था। मदरसा बोर्ड की स्थापना जो हुई किसने किया? मेरे मुल्क ने किया ना। मेरा मुल्क फंड दे रहा है ना आजकल मदरसों को, दे रहा है, उनको मूल धारा में ला रहा है। मेरे ही गांव के बगल में एक मदरसा है, मेरे ही गांव पे मदरसा है, वहाँ वो लोग आ रहे हैं, क्या नाम है, नेपाली इक्विवेलेंसी के हिसाब से एजुकेशन उनका जो वो है वो कर रहे हैं। एक लड़का है निजामुद्दीन करके, मेरा क्लासमेट था बचपन में, उसने खोला हुआ है लड़कियों गर्ल्स कॉलेज खोला हुआ है, उसमें इक्विवेलेंसी चल रही है इस लोग। हमारे माया देवी गांव पालिका के अंदर कपिल वस्तु में ही एक मौलाना अब्दुल रहीम साहब है, उनके यहाँ अभी लड़कों ने हाई स्कूल का किया है। उसी मीटिंग में तो हम लोगों ने ये प्लान हमारे समझ में आया कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इन सब का एक ही हल है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए और इस्लाम, मुसलमान और एजुकेशन की सही रिप्रेजेंटेशन किया जाए एमंग द पीपल्स। जी जी। और अहम सवाल है आपके सामने कि मदरसा की जो पढ़ाई की जा रही है वहां मौलाना साहब लोग हैं, वो मौलाना साहब लोग नेपाल सरकार की शिक्षा की जो मूल नीति है, मूलधार है, उसमें वो लोग मदरसा को जाने नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि केवल धार्मिक पढ़ाई की जाए और बच्चों को धार्मिक पढ़ाई में रोक के रखा जाए। उनको नेपाल सरकार की जो शिक्षा नीति है, नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान लगायत के विषयों को आप पढ़ाने से मौलाना साहब लोग रोक रहे हैं। केवल धार्मिक पढ़ाई में उनको रोक रख करके चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि केवल धार्मिक पढ़ाई में बच्चों को रोक करके रखा जाए। ऐसी अवस्था में अगर आप शिक्षा के मूलधार में मदरसा को ले जाते नहीं हैं तो आप विश्वविद्यालय चलाने में कैसे सक्षम होंगे? मेरे कहने का मतलब, धर्म के अलावा वैज्ञानिक और प्राविधिक शिक्षा ही नहीं देना है तो फिर विश्वविद्यालय क्यों चाहिए? इसकी आवश्यकता क्या है? कैसे आप सत्यापन करेंगे इसको? सर, मदरसे अब मर रहे हैं, वो अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं। वो सबसे पहले इस्लाम के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो इस्लाम के दायरे से बाहर है। वो इस्लाम का धर्म गुरु ही नहीं है, वो इस्लाम के दायरे से ही बाहर है। और इनकी मोनोपोली जो धर्म गुरुओं की चल रही है धर्म के नाम पे, यही तो हम मिटाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं इनका। हम चाहते हैं कि हर मुसलमान जब उसका कोई अपना मरे, हमारे यहाँ एक जनाजा की नमाज होती है, उस पर कोई एक भाड़े का मौलाना न पढ़ाए, वो खुद जाकर के पढ़ाए, क्योंकि अपने अपने बीते हुए इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दुआ वही कर सकता है। जो किराए पे आकर के फर्क निभाने वाला मौलवी नहीं कर सकता। तो हम तो चाहते हैं कि एजुकेट करना, हम चाहते हैं लेट द पीपल्स नो हु वी आर। हम चाहते हैं कि लोग हमें जाने, हम वो ना जाने कि लोगों को जो बताया गया है कि मैं वो जो बताया जाए कि फला शख्स ये है, फला शख्स वो नहीं। हम चाहते हैं लोग एक्चुअल में जाने कि हम कौन है ना। और ये जो मजलूमियत है बेचारे मदरसे वालों की, ये मैं खत्म करना चाहता हूँ। मेरा जो मकसद है, मेरा ये मकसद नहीं है कि मदरसा बनाना, मेरा मकसद ये है कि मदरसे में पढ़ने वालों को सही बनाना, उनकी सही मूल धारे में। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि एजुकेशन का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो जिसके ऊपर हर कोई आए। उससे क्या होगा कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर एक रविंद्र कुमार चौधरी कोई पढ़ रहा है और दुनिया में नाम कर रहा है, कितने बड़े सौभाग्य की बात, बहुत बड़ी बात। और ये कितना बेहतरीन मैसेज है, फ्रॉम द हार्ट ऑफ चाइना, फ्रॉम द हार्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉम द हार्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम्स। एक कितना खूबसूरत मैसेज जाना चाहता है दुनिया के अंदर कि देखो देखो 3.5 और 4% मुसलमान मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करके वहां पढ़ रहे हैं। ये इस्लाम है। और ये खित्ता है, ये मुसलमान है, ये हिंदुस्तान है, नेपाल है, चाइना है। ये वो नहीं है जो लोग बाहर में जाकर के हमारे परसेप्शन बिल्डअप कर रहे होते हैं। मैं ये चीज नहीं जी। अब छोटे से 2-3 सवाल, ये विश्वविद्यालय कब तक संचालन में आएगा, क्या परसेप्शन है? सर, आप लोगों का सहयोग चाहिए, हमारे मुल्क का सहयोग चाहिए, मेरे भाइयों का सहयोग चाहिए, मेरे दोस्तों का सहयोग चाहिए। आप सब लोग हमारा सहयोग करें और आप लोग टाइमलाइन दें। अनुमति का जो प्रयास चल रहा है नेपाल सरकार से,
उसका जो है हम अभी फाइनल फेज में है। हम फाइनल फेज में है। एक्चुअली अभी तक मैं थोड़ा सा सर, मैं विदेश से नेपाल में अभी स्थापित हुआ। पहले मैं बाहर नौकरी कर रहा, तो जाहिर सी बात है कि मतलब थोड़ी सी मशगूलियत थी, मैं बिजी था। और यानी नए तरीके से आपको अपने मुल्क में अगर स्थापित होना हो तो जाहिर सी बात है मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अब इधर मैं पूरी तरह से लगा पूरी स्पीड से। सबसे पहली बात यह है कि मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, समझ जाएंगे और मेरा मुल्क मुझे देगा, परमिशन देगा सर। और मालिक ने चाहा तो हम इसी 1-2 महीने के अंदर लेते हैं, हमें मिल जाए, क्योंकि हमारा डिमांड जेन्युइन है, हमारा डिमांड गलत नहीं है। इसमें कि और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने? आज के इस बहस के अंत में हम लोग आ गए हैं और मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापना हो, संचालन हो और ये अपनी सेवाएं दे पाए। इतना कहते हुए हम आपको यहाँ से विदा करेंगे और दर्शकों से अनुरोध है कि ऐसे अहम मुद्दा पे ऑनलाइन जनता आप लोगों के साथ में है। विस्तृत बहस और वकालत करने के लिए जो आम मुद्दा है, आम सरोकार का मुद्दा है, उस पे आम ऑनलाइन जनता का अपना बहस, ये एडवोकेसी का प्रोग्राम संचालन रहेगा। आप लोग इसको अंतर्वार्ता देखने के बाद जो भी लगे आपको कि हमें यहाँ पे सुझाव देना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव स्वतंत्रता पूर्वक दे सकते हैं और ऑनलाइन जनता को आप फॉलो कर सकते हैं। और धन्यवाद, नमस्कार।